नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल इनलाइटनमेंट ग्रुप पर। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ते हैं। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 के क में और भाग 4 की क में जोड़े गए थे। यह संविधान के मूल संविधान में नहीं थे, यह संविधान के बाद में जोड़े गए हैं। यह के मूल अधिकार वो संविधान में थे, मूल अधिकार थे वो हमारे संविधान में थे, और मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में पहले नहीं थे। ये पहले संविधान निर्माताओं की भूल मानी गई है। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने ये कहा था कि ये पहले ही रखे जाने चाहिए थे। जब ये रखे नहीं गए तो इसको सुधारा गया, इसीलिए ये बाद में रखे गए। तो ये स्वर्णिम समिति के द्वारा रखे गए थे। तो मौलिक कर्तव्य पहले नहीं थे और मूल अधिकार थे। और यह 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। और इसमें सब स्टार्टिंग में हमारे 10 मूल कर्तव्य थे। कितने? 10 मूल कर्तव्य थे। और बाद में एक मूल कर्तव्य सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। एक मूल कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया था। इस प्रकार हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई थी। कितनी हो गई? अब 11 हो गई वर्तमान में। अब मौलिक कर्तव्यों को पूर्वी रूसी संविधान के आधार पर लिया गया था। रूसी संविधान के आधार पर लिया गया है और इसके बाद एकमात्र जापानी संविधान में मौलिक कर्तव्यों के मूल संविधान में रखा गया है। जापानी संविधान में मौलिक कर्तव्यों के मूल संविधान में रखा गया है, जो जापानी संविधान के आधार पर। और स्वर्णिम समिति 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित हुई थी। इन्होंने ही कहा था कि यह हमारे संविधान निर्माताओं की भूल थी, यह स्टार्टिंग में ही रखे जाने चाहिए थे और अब इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन। इसीलिए यह भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में इन्हें जोड़ दिया गया था 1976 में। कब जोड़ा गया था? स्वर्णिम समिति द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्य और उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करना। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्य और उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि देना है। आगे हमारा इसी में पॉइंट है स्वर्णिम समिति की सिफारिश। स्वर्णिम समिति ने सिफारिश की थी कि कांग्रेस से कि मतलब इनको भी शामिल करना चाहिए। जो कांग्रेस ने नहीं माना था, जो नहीं माने गए थे, वो इस प्रकार हैं कि इसमें कहा गया था कि संसद किसी भी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब तक कर सकती है जब तक कोई भी किसी कर्तव्य के अनुपालन से इनकार कर दे। जब कोई नागरिक इनके कर्तव्य के पालन से अनुपालन से इनकार कर दे। ये पहले 8 मूल कर्तव्य थे। सर्वप्रथम हमारे स्वर्णिम समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का प्रावधान किया गया था। अब इसमें कुछ मूल कर्तव्य ऐसे थे जिनको कांग्रेस ने मान्य नहीं किया था। वो मूल कर्तव्य कौन कौन से थे? वो इस प्रकार हैं। तो इसमें बताया गया था कि संसद कोई भी जो कानून है मूल कर्तव्यों को न मानने से दंड या प्रावधान कर सकती है। संसद जो इसे मानने से इनकार करता है, उसके लिए वह इनकार करता है तो उसे दंड का प्रावधान संसद के द्वारा होगा। और इसमें दूसरा पॉइंट ये था कि मूल अधिकारों को लागू करने का आधार या मूल कर्तव्यों को अरुचिकर के आधार पर कोई भी कानून इस तरह से अर्थ या दंड सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं होगा। अर्थ या दंड अरुचिकर बनाने का आधार कोई भी कानून, इस तरह कानून का अर्थ दंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं किया जाएगा।
और इसमें क्या था, जब कर अदायगी, तीसरा पॉइंट था, कर अदायगी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होगा। ये कांग्रेस ने मान्य नहीं किए थे। हाँ, आगे हमारे इसमें पॉइंट आएंगे कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं। हमारे मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं और मौलिक कर्तव्यों की सूची इस प्रकार है। तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 वर्तमान में, और इसकी सूची इस प्रकार है। नंबर एक क्या, पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? कह रहा है कि संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का, आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, नंबर 1। और नंबर 2 हमारा कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जिन क्रांतिकारियों ने जो आदर्श दिए थे, उनको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये हमारा नंबर 2 बोलता है। नंबर 3, अब इसमें नंबर 3 आएंगे, भारत में संप्रभुता, एकता और अखंडता, संप्रभुता, एकता और अखंडता और की रक्षा करें और उनको अक्षुण्ण मतलब संजोए रखें, अक्षुण्ण रखें। और नंबर 4 आएगा, देश की रक्षा करें, आह्वान करें, अपने देश की रक्षा करें, आह्वान करें और राष्ट्र की सेवा करें। और आगे का हमारा पॉइंट है नंबर 5, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। और नंबर 6, प्राकृतिक जो पर्यावरण है जो हमारे पृथ्वी पर, हमारे जो देश में, तो प्राकृतिक पर्यावरण जैसे झील, वन्य जीव, नदी, तालाब, उनकी रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आगे का पॉइंट कहता है हमारा इसी में, सार्वजनिक जो संपत्ति हैं, जो हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति हैं, उनकी रक्षा करें, उनको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। आगे का हमारा 8वां पॉइंट कहता है कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, 8वें, जो भारत के सभी लोग हैं, भारत के जो सभी नागरिक हैं, उनको समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण हो। धर्म भावना, उनमें धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी का कोई भेदभाव नहीं हो, सभी को समान हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग किया जाए जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं हो, ऐसी प्रथाओं को बिल्कुल त्याग दिया जाए। यह 8वां पॉइंट बोलता है। 9वें पॉइंट में कहा गया है कि वैज्ञानिक क्षेत्र में जो वैज्ञानिक मानवता, ज्ञानार्जन, सुधार के लिए भावना का विकास करें, भावना का विकास करें। और 10वें में कहता है जो व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियाँ, जो व्यक्ति की सामूहिक गतिविधियाँ होती हैं, उनको उस क्षेत्र में व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों को क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का प्रयास करें। जो अपनी सामूहिक गतिविधियाँ हैं वह उसे अपनी योग्यता के अनुसार बढ़ाने का प्रयास करें और जिससे राष्ट्र को निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न की ऊंचाइयों को, बढ़ते हुए ऊंचाइयों की प्रयत्न और उपलब्धियों को, नई ऊंचाइयों को छू सके, हमारा राष्ट्र छू सके, इसमें ये कहता है। और इसमें 11वां ये जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया जाएगा। यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। आगे का हमारा इसमें पॉइंट है कि हमारे मूल कर्तव्य हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इनकी मुख्य पॉइंट लिखते हैं। इसमें हमारी मुख्य विशेषताएं ये होती हैं कि इन्हें नैतिक कर्तव्य कहा जाता है और नागरिक कर्तव्य कहा जाता है। नैतिक कर्तव्य और नंबर 2 नागरिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य हमारे क्या होते हैं? नैतिक कर्तव्य होते हैं स्वतंत्रता संग्राम के बाद स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का
सम्मान करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य में आएगा। और नागरिक कर्तव्य क्या होता है? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करना या सम्मान करना। और इसमें हमारा दूसरी इसकी विशेषता बताती है कि ये मूल भारतीय परंपराओं और पौराणिक कथाओं और धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित हैं। हमारे धर्म में जो पद्धति हैं, पौराणिक कथाएं, उनसे संबंधित हैं ये। और ये भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण किया गया है। जो आंतरिक जो पद्धति है, कथाएं और जो हम पहले बताया है धर्म में पद्धति हैं, उनसे संबंधित हैं ये है। आंतरिक कर्तव्यों का इसमें वर्गीकरण किया गया है। तीसरी विशेषता बताती है हमारे मूल कर्तव्य में सभी लोगों के लिए है। इसमें क्या कहता है कि मूल अधिकार थे वह तो सभी लोगों के लिए थे, नागरिक हों भारत के और विदेशी भी हों, उन सभी लोगों के लिए थे। जबकि मूल कर्तव्य में ऐसा नहीं था। मूल कर्तव्य कहते हैं कि वह सिर्फ भारतीय लोगों के लिए ही थे। किसके लिए थे? ये तो मूल अधिकार तो हमारे सिर्फ नागरिकों, विदेशी और भारतीय लोगों के लिए थे। और जबकि मूल कर्तव्य थे, ये मूल कर्तव्य विदेशियों के लिए नहीं थे, ये विदेशियों के लिए नहीं थे, ये सिर्फ भारतीयों के लिए थे, भारतीय नागरिकों के लिए बनाए गए थे। और इसमें हमें आगे की विशेषता है नंबर 4, निर्देशक तत्वों की तरह, निर्देशक जो तत्व हैं, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व, उनकी तरह इन्हें गैर न्यायोचित बताया गया है, क्योंकि इनका न पालन या इनका हनन होने के खिलाफ कानूनी संस्तुति नहीं है, कोई कानूनी संस्तुति नहीं की जा सकती है। पर संसद से उपयुक्त विधान द्वारा इसके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। संसद जब इनका क्रियान्वयन नहीं होगा तो उसके लिए उचित दंड या सजा दे सकती है। आगे हमारे मूल कर्तव्यों की विशेषताओं के बाद हमारे मूल कर्तव्यों की आलोचना हुई है। आलोचना में कुछ विद्वानों ने, कुछ नागरिकों ने कुछ क्या क्या कहा है उस बारे में हम दृष्टि डालते हैं। इसमें बोला गया है कि कुछ कर्तव्य अस्पष्ट हैं, मतलब आम आदमी इनको या आम नागरिक इसको समझने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, तो इसमें समझने में यह कठिन है। इनकी आलोचना यह कठिन है समझने में। जैसे जैसे भिन्न भिन्न जो अर्थ हैं, जो बहुत व्याख्या हैं, उनकी बहुअर्थी हैं, ये बहुअर्थ हैं इनके शब्दों की व्याख्या। जैसे उच्च आदर्श हैं, उनके 2 अर्थ हैं, सामाजिक संस्कृति है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इनके 2 अर्थ ये इसलिए नागरिकों की समझ से परे हैं ये। और इसमें दूसरा ये अपूर्ण, इसकी सूची अपूर्ण है, इनकी सूची अपूर्ण है। अपूर्ण कैसे है कि जैसे इसमें मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि को समाहित नहीं किया गया है, इनको सम्मिलित ही नहीं किया गया इसमें। पहले हम पढ़ चुके हैं इसमें, मतलब इनको शामिल ही नहीं किया गया। और नंबर 3, आलोचकों के द्वारा अपनी गैर नियोजित छवि को चलते, मतलब अपनी गैर नियोजित जो छवि है उसको चलते नैतिक आदेशों का करार दिया गया है, नैतिक आदेशों का इनको करार दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें आलोचकों ने ये करार दिया है कि ये संविधान में शामिल, मतलब इन कर्तव्यों को, संविधान में शामिल कर्तव्यों को उन सभी को मानना चाहिए जो संविधान से संबंध ना भी हो, मतलब जो संविधान से संबंध नहीं हो उन्हें भी मानना चाहिए। ये इसको सबसे बड़ी इसकी आलोचना है, हमें बताया गया। और इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इनको संविधान के भाग 4 में, आलोचकों का कहना था इसे भाग 4 में नहीं जोड़ के इनको भाग 3 में जोड़ना चाहिए था। इन्हें मूल कर्तव्यों को भाग 4 में न जोड़ के इसे इनका महत्व कम हो जाता है। वो भाग 4 में जोड़ के इनको भाग 3 में जोड़ना चाहिए था, ताकि इन्हें मूल अधिकारों के बराबर दर्जा मिलता है। भाग 3 के बाद जोड़ देते तो फिर इन्हें मूल अधिकारों के बराबर दर्जा मिल जाता। यह हमारे इसकी आलोचना है। आगे का हमारा पॉइंट आता है वर्मा समिति। वर्मा समिति में कहा गया था कि मतलब जो मूल कर्तव्य हैं उनके जो क्रियान्वयन पर जो नागरिक कार्य वो करेंगे, उनको दंड का प्रावधान के लिए कुछ कानून बनाए गए थे। वो कानून इस प्रकार हैं। ये वर्मा समिति 1999 में लागू की गई थी। इसमें कहा गया था कि राष्ट्र गौरव,
राष्ट्र गौरव और राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में, यह 1971 में बनाया गया था। यह भारत के संविधान में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण, मतलब जो इनका राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का अनादर करेगा उनके लिए निवारण के लिए 1971 में यह नियम बनाया गया था। उसके बाद बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य जो भाषा, मूल, वंश, जन्म, जन्म स्थान आदि धर्म के आधार पर विभेद फैलाने वाले को दंड देने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। मतलब जो धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर जो इनका वो करे, गलत उपयोग करेगा, उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया था इस बर्मा समिति में। और इसमें आगे का पॉइंट था कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, सिविल अधिकार 1955 में बना था। इसमें सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में यह जाति एवं धर्म से संबंधित था, जाति एवं धर्म से संबंधित है। इसमें कहा है कि अपराधों पर दंड की, जो जाति एवं धर्म से अपराधों की दंड से व्यवस्था की गई है, दंड की व्यवस्था की गई है। जो इनका उल्लंघन करेगा उसे दंड की व्यवस्था है। आगे का पॉइंट है हमारी भारतीय दंड संहिता आईपीसी में कहा गया है, घोषणा की गई है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्व ग्रह से ग्रस्त अभ्यारोपण और अभिकथन का दंडात्मक अपराध माना जाएगा इसको। इसमें था नंबर 5वां पॉइंट आता है वन्य जीव संरक्षण। जो वन्य जीव संरक्षण है उनके लिए 1972 में दुर्लभ प्रजातियां हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं, उन प्रजातियों पर, उनके व्यापार पर, उनके शिकार पर, उनकी बलि पर प्रतिबंध लगाया गया था 1972 में इस अधिनियम का। 19 नंबर 6 विधि के विरुद्ध, मतलब कानून के विरुद्ध जो निवारण अधिनियम 1976 में बना, इसमें बोला गया था कि किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी माना जाएगा। कोई सांप्रदायिक संगठन बनाएगा उसको गैर कानूनी सिद्ध किया जाएगा। आगे का हमारा पॉइंट है नंबर 7 में वन संरक्षण अधिनियम। यह वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बनाया गया था। इसमें बताया गया था कि वनों की जो अनियंत्रित कटाई हो रही है, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, अनियंत्रित कटाई हो रही है, उसके लिए वन भूमि और गैर वन उद्देश्यों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाएगी। इस पर रोक लगा दी जाएगी, कटाई पर, और उस पर रोक लगा दी जाएगी। और नंबर 8वां पॉइंट कहता है कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम हमारा 1951 में बनाया गया था। जो भ्रष्टाचार में जो संसद का जो सदस्य जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, उसको जाति, धर्म किसी भी आधार पर हो, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यह हमारा इसमें बताया गया था। वो किसी आधार पर भेदभाव फैला रहा हो, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आगे का हमारा टॉपिक आएगा नीति निर्देशक तत्व, और इसमें जो भी कुछ दिक्कत हो या परेशानी हो उसमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।